चलो, तो प्रमोशनल फंक्शंस में हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ किया था, सेकंड स्टार्ट किया था हम लोगों ने। सेकंड पैराग्राफ क्या बोलते हैं? सेकंड पैराग्राफ बोलता है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसकी? एग्रीकल्चर की, ट्रेड की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। तो इन सिस्टम्स को भी पहले के पहले आरबीआई को करना पड़ता था। अब डिफरेंटली क्या किया इन्होंने, कुछ ना कुछ पार्ट्स जो है ट्रांसफर कर दिए गए, यानी कि उनका भी डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिया। जैसे कि एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज के लिए बनाया गया नाबार्ड, ठीक है जी। एक्जिम बनाया आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। सिडबी आपका बनाया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिडबी आपका बनाया किस चीज के लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। द रिजर्व बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्रेडिट एंड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि आरबीआई का कंप्लीट काम किस चीज के अंदर हुआ? एक तो क्रेडिट को चेक करेगा और एक मॉनेटरी को चेक करेगा, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी दोनों को ही रेगुलेट करेगा ये, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट ये बताओ कि प्रमोशनल फंक्शंस कंप्लीटली क्लियर है? चल सकते हैं आगे? ये एक्सआईएम और एसआईडीबीआई बता दो क्या करता है। इसको अभी डिटेल में तो नहीं करेंगे, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ कि क्या क्या है आपकी। जो आपका एक्जिम है, एक्जिम का जो फुल फॉर्म होता है आपका, वो है आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, ठीक है। एक्जिम का फुल फॉर्म क्या है आपका? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन रहता है उसी चीज के लिए कि भाई आपका क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आप एक्सपोर्ट जो कर रहे हो और इंपोर्ट जो कर रहे हो उसके लिए काफी सारी गाइडलाइंस लगती है। पैसा जमा करवाना पड़ता है बैंक में, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको मार्जिन जमा कराना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के लिए भी कुछ पैसा देना पड़ता है। तो उस चीज का रेगुलेशन कौन करता है? आपका एक्जिम बैंक करता है। कनिष्का, ये फंड्स किसको आप बोल रहे हो कि ये फंड्स तो देता ही है, फिर क्यों नॉन फंडिंग के अंदर आता है? आरबीआई जो है वो डायरेक्टली हमारा कभी भी फंड्स नहीं देगा, यानी कि आरबीआई का जो बिजनेस है वो डायरेक्टली, चलो मैं ये वाला टॉपिक कराई देती हूँ, मैंने आपको पहले डिफरेंस नहीं कराया था फंडिंग एंड नॉन फंडिंग के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के इंस्टीट्यूशन है, क्या? फंडिंग वाले और नॉन फंडिंग वाले, ठीक है। और फंडिंग का इकलौता काम क्या है? जो आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका हो गया नाबार्ड, ठीक है। और अदर बैंक्स हो गए, वो भी आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल गवर्नमेंट अथॉरिटीज है जो फंड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका दूसरा हो गया आपका एक्जिम, तीसरा हो गया आपका सिडबी। तो ये क्या करते हैं? आपको ये फंडिंग ही प्रोवाइड कराते हैं स्पेसिफाइड एरियाज में। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आप नाबार्ड के अंदर आ जाओगे। ये क्या होते हैं? अपने सेल्फ हेल्प सेंटर होते हैं, यानी कि जैसे कि नहीं होते स्मॉल स्मॉल चिट फंड्स के साथ बने होते हैं मिलजुल कर, एक मतलब चार लोगों ने मिलकर अपनी कोलैबोरेटिव कोई सोसाइटी बना ली, तो वो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसी तरह से वहां पे सेल्फ हेल्प सेंटर भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट ने जो इनकॉर्पोरेट करके दिए हैं वो भी हो सकते हैं। एक्जिम जो आएगा आपका स्पेसिफाइड सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केसेस में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सिडबी जो आएगा आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर आएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हेल्प करेगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हेल्प करेगा, लेकिन ये डायरेक्टली आरबीआई नहीं करता। जैसे कि आरबीआई के अंडर कॉमर्शियल बैंक बने होते हैं, वैसे ही ये भी बैंक बने होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज लगा लो या फिर हेल्पिंग हैंड लगा लो, फंडिंग इंस्टीट्यूशंस लगा लो, ऐसे ही आरबीआई अपने अंडर फंडिंग करता है, यानी कि अपने नीचे फंडिंग इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है। डायरेक्टली खुद फंडिंग नहीं करेगा, इनडायरेक्ट करेगा। तो इनडायरेक्ट है, यानी कि ये खुद से तो कर नहीं रहा, तो ये खुद आया नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में, दूसरे कहाँ आ गए? हमारे फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में।
एक क्वेश्चन और है, कुमकुम ने कल मुझसे पूछा था जब इसने मॉड्यूल पढ़ा, कहते कि आरबीआई तो नॉन फंडिंग है, तो बाकी सारे बैंक्स जो हैं वो सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स क्यों हैं, उनको फंडिंग नॉन फंडिंग में क्यों नहीं बाइफरकेट किया, बैंक्स तो पैसा देते हैं ना हमें। तो सर जो ये बैंक्स है ना, इनका सोल पर्पस क्या है, इनका सोल पर्पस है आपका बिजनेस करना, इसीलिए इन्हें कॉमर्शियल बैंक्स बोला जाता है। जिन बैंक्स का सोल पर्पस करना बिजनेस नहीं होता उन्हें कॉमर्शियल बैंक नहीं, उन्हें अपनी अलग अलग पहचान से जाना जाता है। बाकी अदर बैंक्स जिनका सोल पर्पस सिर्फ बिजनेस करना है, इनका बिजनेस क्या है, पैसा लेना पैसा देना, डिपॉजिट लेना, लोन देना, इंटरेस्ट देना या इंटरेस्ट लेना, सोल पर्पस यही है इनके बिजनेस का। उसके अलावा अदर फैसिलिटीज जो ये टाइम टू टाइम अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराते रहते हैं अलग फैसिलिटीज में, वो करते हैं। तो सिर्फ इनका जो माइंड है, पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ कॉमर्शियल है, ये किसी चीज को रेगुलेट नहीं करते, इसीलिए ये तो हमारी रेगुलेटरी बॉडी होंगे ही नहीं। तो यही था ना कुमकुम आपका डाउट जो पैराग्राफ के अंदर था। यस मैम। तो ये बैंक क्या है, बैंक का इकलौता काम है आपका फंडिंग को मैनेज करना, फाइनेंशियल बिजनेस करता है ये, इसीलिए ये बैंक है। बैंक्स है तो फाइनेंशियल बिजनेस करता है, ये कोई भी आपको मतलब रेगुलेट करने के लिए नहीं करता। आप इनसे लोन लेने जाओगे तो ये आपकी प्रॉपर मतलब ना सारी की सारी किससे डायरेक्शंस लेंगे, आरबीआई से डायरेक्शंस लेंगे, इनकी खुद की कोई डायरेक्शंस नहीं, यानी कि खुद किसी और एक्ट से अपना प्रोविजंस बनाकर लेकर आते हैं, उसके बाद ये काम करते हैं, उसके बाद लोगों को लोन देते हैं। आरबीआई बोलेगा बेटा लोन दे दे तो बैंक जो है लोन दे देगा, आरबीआई बोलेगा कि इस टाइम पर लोन नहीं देना, बैंक जो है लोन आपको नहीं देगा। यानी कि अथॉरिटी कौन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, सिर्फ आरबीआई, बैंक्स नहीं। बैंक्स उनके अंडर काम करने वाले प्योरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ बिजनेस पर्पज से काम करते हैं, जो आरबीआई ने बोल दिया वो ये कर देगा। तो रेगुलेटर कौन हुआ, आरबीआई या बैंक्स, आरबीआई। तो रेगुलेटर कौन हुआ हमारा, आरबीआई हुआ, बैंक्स नहीं हुए। क्लियर ये वाला पॉइंट। मैम तो नॉन फंडिंग का बेसिक फंक्शन यही रेगुलेशन ही होता है। बिल्कुल, नॉन फंडिंग का बेसिक फंक्शन रेगुलेशंस ही होता है, रेगुलेट करते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाते हैं, इनको बोला भी रेगुलेटर जाता है, बिजनेस रेगुलेटर्स। फैसिलिटीज प्रोवाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को डायरेक्शंस देते हैं, इसलिए इसे बिजनेस फैसिलिटेटर भी बोला जाता है, फंडिंग वाले को भी और नॉन फंडिंग वाले को भी। क्लियर। यस मैम। चलें आगे। मैम ये टॉपिक की बात को कह रहे एक बार लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर देना। कौन से वाला, मैम जो हमने कल डाउट भेजा था आपके पास, वो वाला। लाइन टू लाइन अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लाइन टू लाइन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि उसका कंसेप्चुअल मैंने कर लिया। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे उसको पढ़ो पहले, उसके बाद अगर सबको लगता है कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो मैं क्लास में करूंगी, अदरवाइज इंडिविजुअली आपको करूंगी, ठीक है। लेकिन पहले सबको पढ़ने दो उसको बुक से, ठीक है। चलिए, Yes, ma'am. प्रमोशनल फंक्शन में और कोई डाउट है, एनीवन? चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शन एंड पब्लिकेशंस ऑफ डाटा। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा मतलब कि आरबीआई टाइम टू टाइम पे ना रिपोर्टिंग्स जो करता है वो कैसे करता है, जो भी इसको डाटा रिसीव होता है, इसने क्या किया, इसने बैंकों से रिटर्न लिया या फिर कोई और काम किया, तो इसने टाइम टू टाइम क्या किया, इसने टाइम टू टाइम लोगों से डाटा उठाया और उस डाटा को रिपोर्ट बनाकर पब्लिश करा देता है। आरबीआई की साइट पे जाओगे तो तरह तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, अगर कभी आपने आरबीआई की साइट खोलकर देखी हो तो ये क्या करता है, डाटा कलेक्ट भी करता है और डाटा को पब्लिकेशन भी करता है ताकि लोग इन्फॉर्म्ड रहें, लोग अपना डिसीजन कैसे ले, इन्फॉर्म डिसीजन से। क्लियर। तो बस एक ये फंक्शन और है इसका, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। उसके बाद है सेकंड हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। इसके बारे में हमें पूरा अभी डील करना है। आरबीआई क्या करता है, आपके फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करता है। कैसे डेवलप करेगा, दो तरह की पॉलिसीज है हमारे पास, क्रेडिट और मॉनेटरी, जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, छोड़ा हुआ है, उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या करेगा ये, फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म। एक और काम है, अब आपने बैंक्स में जब आप पेमेंट कभी ट्रांसफर किया इधर से उधर, यस मैम। एक मिनट, चलो जी। तो क्या है हमारे पास, फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कभी हमने दिमाग लगाया कि पेमेंट ट्रांसफर कैसे होता है,
जैसे कि हमारे पास है एक मानसी, ठीक है, हमारे पास एक लड़की है मानसी और दूसरी है हमारे पास कनिष्का, ले लेते हैं चलो, ठीक है। अब मानसी को पेमेंट करना है कनिष्का को, ठीक है। मानसी के पास अकाउंट है अपना HDFC का। मानसी ने पेमेंट किया बाय चेक। कितने का पेमेंट किया? किसको किया? कनिष्का। अब कनिष्का के पास है ना अपना PNB का अकाउंट है। अब कनिष्का इस चेक को इन कैश करवाने के लिए क्या PNB HDFC में अकाउंट खुलवाई या PNB में भी कैश हो जाएगा? PNB में भी हो जाएगा। PNB में भी हो जाएगा मैम। यहाँ पर जमा कराओ तो कनिष्का का पैसा आ जाएगा, पक्की बात है, कैंसिल तो नहीं हो यस जाएगा? मैम। जैसे आ जाएगा मैम। कनिष्का ने जाकर अपने PNB वाले बैंक में जमा कराया। PNB वाला बैंक वो तो अकाउंट में रेगुलेट ही नहीं कर सकता, उस अकाउंट की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, वो तो HDFC के पास ही है। आपको HDFC में जाना पड़ेगा अपना चेक करवाने के लिए। तो बताओ क्या हमारा फंड ट्रांसफर इजीली हो पाता अगर यहाँ पर PNB मना कर दे? नो मैम। तो हमें एक मीडिएटर चाहिए था, RBI। एक मीडिएटर चाहिए था जो इस ट्रांजैक्शन को इजी कर दे। तो यहाँ पर जो हमारा मीडिएटर बना वो बना RBI। इसने इस ट्रांजैक्शन को अपने अंडर लिया। ये बोलता है कि फंड ट्रांसफर में हाउसिंग फैसिलिटी मैम, क्या कह रहे हो? ये क्लियर हाउसिंग फैसिलिटी है RBI की। क्लियरिंग हाउसिंग फैसिलिटीज है। तो अब ये क्या हुआ, HDFC का ये जो पैसा, ये जो चेक कनिष्का ने PNB में लगाया था, PNB अकाउंट है ना, अगर खुद का चेक हो तो 1 डे में क्लियर कर देता है। अगर मतलब PNB का ही चेक होता तो ये 1 दिन में क्लियर हो जाता, नहीं है तो अब ये 3 से 4 दिन लेगा या 2 से 3 दिन लेगा, डिपेंड्स की टाइम कितना फ्रिक्वेंटली आपके चेक क्लियर हो रहे हैं। मान लेते हैं 3 से 4 दिन लेगा। अब 3 से 4 दिन क्यों लेगा? यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी HDFC बैंक से पेमेंट के लिए। HDFC बैंक जब उसे ओके कर देगा तो यहाँ पर पैसा पहुंचेगा और ये पैसा फिर कनिष्का के अकाउंट में पहुंचेगा। अब इस काम को करने के लिए बीच में एक रेगुलेटर चाहिए, वो रेगुलेटर था कौन? RBI। इसीलिए RBI को बोला जाता है क्लियरिंग हाउस। RBI का दूसरा नाम क्या होगा? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस ने काम क्या किया हमारे लिए? फंड ट्रांसफर को इजी कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को हमारे लिए इजी कर दिया। तो जब इस तरह का काम इजी किया जाएगा तो इसने कौन सा फंक्शंस निभाए हमारे लिए? इसने हमारे लिए निभाए फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म का फंक्शन। क्लियर है ये फंक्शन? क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये जो हमारे पास साइड में है ये RBI के गवर्नर हैं, शांति कांता दास, शक्ति कांता दास, सॉरी, RBI के गवर्नर है, तो इनका नाम भी पढ़ लेना। वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी कुछ नहीं भरोसा, जीके के लिए पूछ लिया जाए आपसे पेपर में, ठीक है। मैम अब करंट है ये? करंट वाले हैं, करंट वाले हैं ये, जो अभी 25th गवर्नर अपॉइंट किए गए थे वो हैं ये शक्ति कांता दास जी, ठीक है। चलिए जी, चले नेक्स्ट पे। हाँ या ना तो कह दो। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट में चलते हैं। अब RBI को काम करने के लिए 2 तरह की पॉलिसीज हैं हमारे पास। एक तो जो है हमारे पास करेंसी पॉलिसीज हैं और दूसरी आएंगी हमारे पास क्रेडिट पॉलिसी। करेंसी पॉलिसीज को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 8 नवंबर 2016 में एक ना रात को 8-9 बजे बहुत ही प्यारी घोषणा की गई थी मोदी जी द्वारा। क्या घोषणा थी, किसी को याद है? डिमोनेटाइजेशन। आज रात 12 बजे के बाद क्या नहीं चलेंगे? 500 और 500 और 1000 के नोट। तो इसको डिस्कशन करने के लिए RBI रिस्पॉन्सिबल है। RBI ने फैसिलिटी, RBI ने डिसीजन लिया होगा, ठीक है डिमोनेटाइजेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ये डिमोनेटाइजेशन करोगे तो वो करेंसी चलना बंद हो जाएगी। अगर फ्यूचर में RBI को लगता है कि 500-1000 वाली करेंसी को चलाना चाहिए तो इसको रीमोनेटाइजेशन भी किया जा सकता है। यानी कि RBI का मन करेगा तो इसको रीमोनेटाइजेशन भी कर सकता है और RBI का मन करेगा तो किसी भी करेंसी को डीमोनेटाइजेशन भी कर सकता है। कर दिया जी। ये क्यों किया जाता है? ताकि आपकी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। किसी समय पर क्या होता है कि मनी सप्लाई ज्यादा है, हमें करेंसी को कम करना है, तो कई सारे मेथड्स होते हैं जिसमें से एक मेथड क्या है? करेंसी पॉलिसीज की है।
अचानक से इतने पैसे बंद करने के बाद हमारा सारा का सारा पैसा कहाँ जमा हो गया? बैंकों में जमा हो गया। एकदम से बैंक के अंदर इनफ्लो बढ़ गया और हमारे पास जो हमारे हाथ का मनी था वो हमसे छीन लिया गया, यानी कि हमारे पास पैसा बचा ही नहीं। हम लोग लाइनों में खड़े रहते थे घंटों घंटों, और उसके बाद कहीं जाकर हमें पैसा मिलता। ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने का इनका जो ओपिनियन था वो तो था ही, साथ में इन्होंने मनी सप्लाई को भी अफेक्ट किया। तो उस टाइम पर लोगों के हाथ में जो पैसा खत्म हुआ था वो आज तक भी ढंग से आया नहीं है लोगों के हाथ में पैसा। तो educate money supply is critical functioning of the economy. All the factors income in a modern economy are in fact money incomes. तो जितने भी काम किए जाते हैं यहाँ पर, तो वो सारी मनी इनकम्स को जनरेट या फिर रेगुलेट करने के लिए किए जाते हैं। आपके हाथ में पैसा कब आएगा? जब आपको पैसा दिया जाएगा। जब किसी भी तरह से आपके हाथ से पैसा छीन लिया जाए तो आपकी परचेजिंग पावर को खत्म किया जाता है। यानी कि जो इकोनॉमी चलती है वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे चलती है, आपकी परचेजिंग पावर। आपके पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तो मार्केट में घुमाओगे, पैसा नहीं है तो मार्केट से खर्चे कम करोगे या बढ़ाओगे? कम करेंगे। कम तो फिर आपकी इकोनॉमी जो है, जो आसमान छू रही थी यानी कि इन्फ्लेशन पे जा रही थी, वो धीरे धीरे डाउन आ जाएगी। एक्सेस डिमांड किसी चीज की होती है, उसी के बाद तो हमारे जो प्राइस है वो बढ़ते रहते हैं। अब आप डिमांडिंग हो जाओ, आप डिमांड ज्यादा करो तो सप्लाई कम आएगी अगर पीछे से, तो ऑटोमेटिकली चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। तो जब चीजों के रेट बढ़ेंगे तो मार्केट में महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है? तो आरबीआई एक्शन में आता है, तो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, रेट्स को बढ़ा देगा ताकि लोग कम से कम खर्चा करें। ठीक है जी, तो ये काम था हमारी करेंसी पॉलिसीज का, जो करेंसी काम करती है। ठीक है जी, और क्या है दूसरा काम? आगे पढ़ते हैं इसको। मोर ओवर द आरबीआई ऑल्सो ओवरसीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसीज टू फैसिलिटेट ओवर बिजनेस ट्रांजेक्शंस. It plays an important, albeit in an indirect role, in the determination of foreign exchange rates, that is the rate at which domestic currency is exchanged with the foreign currency and vice versa. हमारी कंट्री की करेंसीज पे तो इसका जोर है ही है, प्लस साथ में कस्टोडियन था फॉरेन करेंसीज का, तो उसको भी रेगुलेट कर दिया कि कितना पैसा आपको मिलेगा फॉरेन में काम करने के लिए। जब आप एक्सचेंज कराने के लिए जाते हो मनी, तो खुली मनी एक्सचेंज नहीं करती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपसे एस्टिमेट लेती है कितना खर्चा करना है, कितनी तेरे पास अप्रूवल है आने जाने के लिए, उस अप्रूवल के बेसिस पे आपका फॉरेन करेंसी चेंज किया जाता है। और ये अप्रूवल्स टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी अप्रूवल कितनी मिलती है, कभी अप्रूवल कितनी मिलती है। तो खुली अप्रूवल ना मिलने की वजह से आपने फॉरेन करेंसी को भी रेगुलेट कर लिया, लेकिन कौन सी फॉरेन करेंसी? जो हमारे देश में हमारे पास जमा है, यानी कि आरबीआई के पास जमा है। और अपनी करेंसी पे तो पूरा हक है ही इसका, दादाजी है ये यहाँ के, तो इनकी पूरी दादागिरी चलती है अपनी करेंसी पे, क्योंकि रात को 12 बजे भी बंद करवा सकते हैं, तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये क्लियर इतना? करेंसी पॉलिसी जितना क्लियर? यस मैम। आगे चल। क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है? क्रेडिट पॉलिसी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं अब अपनी चीजों को। क्रेडिट पॉलिसी के ना 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। पता है कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स वाले बच्चों? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। वेरी गुड। एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर, और दूसरे कौन होते हैं हमारे पास? क्वालिटेटिव मेजर। ठीक है जी। अब ये जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर्स, ये होते हैं जी हमारे जनरल, और क्वालिटी मेजर ये होते हैं हमारे स्पेसिफिक। एक जनरल होगा तो दूसरा क्या? स्पेसिफिक अपने आप होगा। ठीक है। अब जो चीजें जनरल है मतलब सब पर लगेगी, सब पर लगेगी मतलब सबको अफेक्ट करेगी, यानी कि इसका अफेक्ट कैसा आता है? आपका मैक्रो लेवल का अफेक्ट होता है, सबके ऊपर अफेक्ट करेगी। ये स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक एरियाज को, स्पेसिफिक बिजनेस को अफेक्ट करेगी, स्पेसिफिक सेक्टर को अफेक्ट करेगी, तो ये कहीं ना कहीं उससे कम होती है। इसका लेवल वाइड होता है, किसका? क्वांटिटेटिव का। और क्वालिटेटिव का क्या होता है? लेवल जो है थोड़ा सा नैरो होता है। तो ये किस लेवल पे अफेक्ट करेगी? माइक्रो लेवल पे अफेक्ट करेगी। अब एज द नेम इंडिकेट, क्वांटिटी यानी कि आपके कुछ क्वांटिटी से खेलेगी। क्वांटिटी मतलब कुछ नंबर्स को ऊपर नीचे करेगी, और यहाँ पे कुछ आपको क्वालिटीज बताएगी, यानी कि आपको गाइडलाइंस देगी कि काम कैसे करना है। क्लियर? तो क्वांटिटेटिव मेजर्स को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर्स।
क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या हमारे पास फंक्शंस है। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर हमारे पास CRR, ठीक है जी। दूसरा क्या है हमारे पास SLR। तीसरा क्या है हमारे पास रेपो रेट। चौथा क्या है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, वेरी गुड। पांचवा क्या है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंक रेट। एक और होता है, याद है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं आता? आता है वो नहीं, जिन्हें नहीं आता। ये 6 पॉइंट्स के बारे में जिन्हें नहीं पता। ओके, वेरी गुड। कनिष्का को नहीं पता, कुमकुम को नहीं पता, अजय को नहीं पता, अनु को नहीं पता, अनिष्का, अंशिका, शेफाली, अनामिका, रश्मि, मनोज, प्रिया, संजीत, पूनिया, पूजा, गरिमा, जिंदल, सुजल। ओके चलो जी, बाकी सबको पता है जिनके हैंड रेज नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब आप अपनी हैंड डाउन कर सकते हैं। मेनली आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स नहीं थे आई थिंक, फिर है ना? यस मैम, पढ़ा नहीं था। यस मैम। इकोनॉमिक्स नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि क्या है हमारे पास CRR। CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। एज द नेम इंडिकेट, ये कैश को रिजर्व कराता है। अब ये काम होगा कैसे? ये काम ऐसे होगा, एक है हमारे पास RBI, ठीक है जी, एक है हमारे पास बेचारे हमारे कॉमर्शियल बैंक्स या बैंक्स, ठीक है जी। अब और है हमारे पास यहाँ पर भोली भाली जनता, ठीक है। सेम सेम नहीं होनी चाहिए ना, किसी के 2 बाल है, किसी के 3, किसी के 4, ठीक है। अब ये है हमारे पास भोली भाली जनता। अब ये लोग यहाँ पर जमा कराते हैं पैसा। मान लो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर 1000 रुपए जमा कराए, ठीक है जी। अब ये कॉमर्शियल बैंक इस 1000 रुपए का क्या करे? 1000 के 1000 रुपए लोन दे दे किसी को? मान लो नो मैम। नो मैम। वहां पर 3 लोग हैं और यहाँ पर भी ये हमारे पास अलग से क्या हुआ इसे? चलो जी, वो मैं मेजर्स दोबारा नहीं लिख रही हूँ, हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे अपने CRR के साथ। तो CRR में मैं बोल रही थी, एक है हमारे पास यहाँ पर क्या RBI। आप लोगों को स्क्रीन शेयर है? नो मैम। नो मैम। अब शेयर है? यस 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 मैम। मैम। एक है हमारे पास RBI, दूसरा कौन था हमारे पास? कॉमर्शियल बैंक। अब तीसरे हैं यहाँ पर हमारे पास भोली भाली जनता, ठीक है। 3 समूह ये हैं और एक ग्रुप और बना देते हैं हम लोग जनता के, ठीक है जी, ठीक है। अब ये जो बेचारे भोले भाले से लोग हैं, शरीफ से लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर कुछ अमाउंट करवाया डिपॉजिट से। कितना करवाया? इसने डिपॉजिट करवाए यहाँ पर 1000 रुपीज। अब इस 1000 का कॉमर्शियल बैंक क्या करे? इस 1000 के सारे रुपीज कॉमर्शियल बैंक ने क्या किए? लोगों को दे दिया लोन। अब इसके पास क्या बचा? 0, कुछ भी नहीं बचा। अब इन्होंने जो ये जमा कराया, फॉर एग्जांपल इसने 300 रुपए जमा कराए थे, इसने 300 रुपए जमा कराए थे और इसने बाकी बचे 400 रुपए जमा कराए थे, ठीक है। अब ये जो 400 वाला बंदा है ना, ये बंदा यहाँ पर आ गया कि मुझे 200 रुपए चाहिए। अब बैंक बेचारा क्या करेगा? अब इन लोन वालों में से इनको डंडा देगा। फॉर एग्जांपल इसको 300 का लोन दिया, इसको 300 का लोन दिया और इसको 400 का लोन दिया, ठीक है। अब इनमें से किसी एक से डंडा करके पैसे मंगवाएगा, मुझे तो मेरा लोन वापस दो।
अब 300 का लोन है, चलो इसने मान लो 200 वापस दिया, या मना कर गया खुंदस में, मैं तो नहीं देता, ये भी मना कर गया, ये भी मना कर गया, अब क्या करे? अब बार बार आरबीआई के पास जाएगा, भाई मुझे पैसे दो, भाई मुझे पैसे दो। तो आरबीआई बार बार इसको लोन देगा? नहीं भाई, तो सेम गलती बार बार करते हैं, मैं तो लोन तुझे दूंगा ही नहीं। तो आरबीआई ने क्या सोचा? आरबीआई ने सोचा कि हम लोगों को ना ये पोजीशन बार बार हैंडल ना करनी पड़े, मेरे पास भी पैसा रहे और इसके पास भी पैसा रहे, कुछ ऐसी स्कीम बनानी चाहिए। तो इसने ना 2 तरह की स्कीम बनाई, एक तो बनाया सीआरआर, एक बनाया एसएलआर। ठीक है, अब सीआरआर में क्या बोला? आरबीआई बोला अगर तेरे पास 1000 रुपए आते हैं तो तू सारा का सारा पैसा यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कुछ पैसा मुझे भी जमा कराएगा। से हमारा जो सीआरआर का रेट चल रहा है वो 4% चल रहा है। ठीक है, तो 1000 का 4% यानी कि आपको कितना रुपया जमा कराना है? 40 रुपए। तो इस 1000 रुपए में से 40 रुपया तो किसके पास जमा कराएगा? मेरे पास जमा कराएगा। अब ये पैसा रिजर्व होगा, इसे तू छेड़ेगा नहीं। ठीक है जी, चलो जी। और इस पैसे के ऊपर मैं तुझे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दूंगा, खाली नहीं रखूंगा तेरा पैसा, इसके ऊपर मैं तुझे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दूंगा, कुछ इनकम तुझे दूंगा। चलो जी, ठीक है। कमर्शियल बैंक ने खुशी खुशी वो 4 रुपए इसको जमा करा दिया। अब ये जो परसेंटेज जमा करवाना है ये जरूरी है जमा करवाना। ठीक है, ये आरबीआई ने क्यों सोचा? आरबीआई ने इसलिए सोचा, पहली बात तो इकोनॉमी से सारा पैसा लोगों से लिया, लोगों के पास ही जमा करा दिया, सारा 1000 का 1000 जमा करा देगा तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचना चाहिए। प्लस हमारे पास बचेगा तो मार्केट का इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, यानी कि 1000 में से कोई भी रिजर्व ना रखा तो कितने रुपए जाएंगे? 1000 रुपए जाएंगे। अगर 1000 में 40 का रिजर्व रख लिया तो अब मार्केट में लोन देने की कैपेसिटी कितनी हुई उसकी? 960। अब क्या हुआ? अब ट्रांजेक्शन ऐसी होती है कि आरबीआई ने 40 रुपए अपने पास रखा, 960 रुपए अब इसके पास छोड़ दिया कमर्शियल बैंक ने। कमर्शियल बैंक ने फिर गलती की। क्या गलती की? कमर्शियल बैंक ने 960 का 960 इन लोगों को क्या दे दिया? लोन पे दे दिया। लोन। अब जब 960 दोबारा से लोन पे दे दिया, अब कमर्शियल बैंक के पास हाथ में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब ये जो तीसरा हमारा जो 200 रुपए पहले लेने आए थे वो फिर से 200 रुपए लेने आ गया। अब कमर्शियल बैंक फिर पैसे मांगेगा, कभी लोगों से मांगेगा, कभी आरबीआई से मांगेगा। तो कमर्शियल बैंक की हालत तो बड़ी खराब होगी ना, मांगता ही रहता है हर टाइम। तो आरबीआई ने क्या बोला? देख भाई, एक रिजर्व तो तूने मेरे पास जमा करा दिया, एक और रिजर्व होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व, यानी कि एक और रिजर्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हमारा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि अब आरबीआई बोलेगा इसको, कमर्शियल बैंक को क्या बोलेगा कि जो तेरे पास 1000 रुपए थे ना, उसमें से 40 रुपया तो तूने मेरे पास जमा करा दिया, अब उसके अंदर से कुछ पैसा अपने आप है। इसका रेट हमेशा ज्यादा होता है। से अगर आज का टाइम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो हमारा चल रहा है 18%। 18% चल रहा है, यानी कि कितना अपने पास रखेगा? ये 180 रुपया अपने पास रखेगा। तो ये बोलता है कि कुछ पैसा तुझे अपने पास मेंटेन करके रखना होगा एज एन रिजर्व। ठीक है, वो आपका डिपॉजिट के ऊपर बेस्ड रहता है। जब डिपॉजिट के ऊपर बेस्ड रहता है तो सारा का सारा आप है, और उसमें से कितने का लोन आप दे सकते हो और कितने का नहीं। अब ये जो 40 रुपया है और ये 180 रुपया है, टोटल मिला के आपका कितना हो गया? यहाँ पे 8 4 12 220 रुपए हो गए हमारे पास। अब तू सिर्फ मार्केट में जो लोन देगा वो 1000 माइनस 220, कितना लोन देगा अब तो मार्केट में? 780। 780। अब तो सिर्फ इतना ही रुपया लोन में दे सकता है, बाकी कोई रुपया लोन में नहीं देगा। यानी कि आरबीआई ने क्या किया? लोगों के हाथ का पैसा छीन लिया, लोगों के हाथ का पैसा कम कर दिया और यहाँ पे रिजर्व लगा दिया। अब इसके पास खुद के पास भी तो कुछ पैसा है ना, 180 रुपया। अब कोई मांगने आएगा तो ये यहाँ पर पैसा दे सकता है। जनरली जो पैसा बैंक अपने पास रखता है वो आपके एक टाइम के डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज इसीलिए निकाला जाता है कि ताकि एकदम से एक बंदा मांगने आ जाए तो उसका पैसा आप प्रीपे कर सकते हो। ठीक है जी, और कुछ इसके हाथ में लिक्विडिटी भी बनी रहे, छोटे मोटे खर्चों के लिए दूसरों से मांगने। अब इसके पास खुद का पैसा है 180 रुपए, अब कोई सडनली मांगने आ जाता है तो कुछ हद तक तो ये अपने आप से रीपे कर सकता है। नहीं कर पाएगा तो हमारे पास कौन है? आरबीआई है। आरबीआई आपकी हेल्प करेगा, शॉर्ट टर्म लोन वो आपको दे सकता है। शॉर्ट टर्म लोन आप इससे ले लो, अगर आपसे पेमेंट नहीं हो रही है, रातों रात आपको लोन मिल जाता है। तो रातों रात भी लोन मिल जाता है आपको, शॉर्ट टर्म लोन मिल जाएगा। तो अब कमर्शियल बैंक निश्चिंत हो गया कि चलो भाई कुछ पैसा तो मेरे पास है और कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा है, मैं आरबीआई से जब चाहे मांग। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं आपका, तो प्रॉपर रिजर्व बना के रखते हो तो 2 बेनिफिट होते हैं। पहला, आपकी लिक्विडिटी बनी रहती है। दूसरा,
आपको मार्केट का पेमेंट करने के लिए लिक्विडिटी तो हो गई, प्लस मार्केट में पैसा खुला नहीं होता, यानी कि मार्केट की लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाती है। यस अनामिका? SLR लगता है ये ओरिजिनल अमाउंट पे लगता है या फिर CRR डिडक्ट? अनामिका आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। मैम जो SLR लगता है वो CRR डिडक्ट करके उस अमाउंट पे लगता है या फिर ओरिजिनल अमाउंट पे ही देना होता है? अनामिका बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही, आप मैसेज टाइप कर सकते हो। चलो अनामिका, हम लोग बाद में बात करते हैं इस चीज के रिगार्डिंग, फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि आपकी मैं वॉइस सुन नहीं पा रही हूँ, तो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। चलो जी, SLR और मैम? CRR बताइए। मैम जो ये कमर्शियल बैंक को नीड है उसने 40 रुपीज RBI से ले लिए, तो मैम उसको बाद में दोबारा भी डिपॉजिट कराने पड़ेंगे वो 40 रुपीज? आपका CRR का जो कैपिटल है वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये बोलता है कि इतना CRR मेरे पास होना ही चाहिए, वरना कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसके हाथ, अब आपके हाथ में अगर पैसा हो तो जब तक वो पैसा खर्च नहीं हो जाता ना, आपको रहता है कि इस पैसे का मैं क्या करूं, इस पैसे का मैं क्या करूं। तो वो पैसा आप अगर कहीं पे लगा दोगे तो वो पैसा आप भूल जाओगे कि अब तो ब्लॉक हो चुका है, अब वो पैसा हाथ में नहीं है, खर्च नहीं कर सकते। RBI इतनी आसानी से आपको नहीं देगा पैसा। RBI आपसे 100 क्वेश्चनिंग करेगा, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। तो जब आपसे क्वेश्चनिंग पूरी हो जाएगी पैसे दे देगा, अगर RBI को लगता है जेन्युइनली आपको पैसा चाहिए। तो आपको अपना मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो तरह तरह के रिजर्व बना रहा है। अब ये इसने इतना मिनिमम बना दिया, इतना तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद जरूरी थोड़ी आपको 780 का 780 मार्केट में निकालना है, ये तो वो पैसा है आप चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है जी, अब चाहो तो निकालो, चाहो तो ना निकालो। मतलब क्वांटिटी का जो इसने स्टॉक लगाया है इसके ऊपर, क्वांटिटेटिव जो मेजर लगाया वो कितने के लगा दिए, वो कंप्लीट लगा दिया आपका 220 रुपए, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 22% का आपका स्टॉक लग गया किसके ऊपर, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस के ऊपर, कि आपको इतना तो करना ही नहीं है। तो ये हुआ आपका क्वांटिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव कंट्रोल आपके ऊपर लगा दिया। हाँ, वापस जमा इसको पक्का करवाना पड़ेगा आपको, CRR जितना भी है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब ये जो दो कंसेप्ट है ये हमें क्या कहते हैं, हमारे पास आया, फर्स्ट वन था हमारे पास क्या, CRR, सेकंड वन था SLR। तो CRR में क्या करते हैं बैंक्स, अपना पैसा किसके पास जमा कराते हैं, RBI के पास। RBI के पास। RBI के पास। तो ये कराते हैं हमारे पास डिपॉजिट टू RBI। ठीक है जी। अब सेकंड केस है SLR, ये किसके पास डिपॉजिट होगा, खुद के पास। खुद के पास रखते हैं रिजर्व बना के। इटसेल्फ। ठीक है जी। अब जो ये यहाँ पर RBI के पास आपने जमा कराया ना, ये तो आपने वहां पर जमा करा दिया कैश में। अब यहाँ पर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। अब ये जो 18% आपको SLR वाला रखना है, ये किस फॉर्मेट में आप रख सकते हो, ये बोलता है कि इस रिजर्व को बनाने के 3 तरीके हैं। क्या 3 तरीके हैं, पहला तो आप कंप्लीट कैश रख लो, दूसरा आप गोल्ड में रख लो, तीसरा आप किसी भी लिक्विड एसेट्स के अंदर आप रख सकते हो। लिक्विड एसेट्स मतलब बेचा जा सके इजीली, जिसको आप कन्वर्ट करा सको, तो किसी में भी आप रख सकते हो। ये आपको प्रोविजंस दिया गया, आप चाहो तो कैश में रखो, चाहो गोल्ड में बेचो, चाहे आप लिक्विड एसेट्स में रखो। बट जिस टाइम आपको कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत हो वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, इसी तरह का आपको फॉर्मेट चूज करना है। ऐसा नहीं कि 15 साल की FD बना के आपने उसको 15 साल की FD के अंदर डाल दिया, फिर तो कर ही नहीं पाओगे ना उस काम को आप। क्लियर? तो इन 3 तरह से बन सकता है हमारा। चलो जी, अब एक बात और आती है, CRR आपने जमा करा दिया बैंक्स के पास। ठीक है जी, CRR जमा करा दिया, इस पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैसे आप चार्ज कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक बार स्किप कर देते हैं, हम पढ़ते हैं उसको नेक्स्ट के अंदर। लेकिन CRR को बनाने का मकसद क्या था, CRR अगर आपका इंक्रीज कर देती है गवर्नमेंट, जैसे 4 से 5% कर देती है, या 4 से 5.5% कर देती है, 4.5% कर देती है, तो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा इकोनॉमी पे, CRR इन्फ्लेशन कंट्रोल पैसा होगा, कम जाएगा जाएगा मैम।
मनी सप्लाई डिक्रीज हो पैसा जाएगा। कम हो जाएगा क्योंकि कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी कंट्रोल हो जाएगी, वो लोन दे नहीं पाएगा। लोन दे नहीं पाएगा तो लोग लोन ले नहीं पाएंगे, लोग लोन नहीं ले पाएंगे तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ परचेज नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे तो क्या नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी, और डिमांड नहीं आएगी तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी। कंट्रोल हो जाएगा। लिमिट को अगर माइनस कर दिया जाए यानी कि कम कर दिया जाए, से 5% की और 5 से 4 कर दिया जाए तो क्या होगा, इन्फ्लेशन Inflation कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि इकोनॉमी डाउन चल रही है, लोगों को पैसा चाहिए, तो आप बैंक की कैपेसिटी बढ़ा दो, बैंक लोगों की कैपेसिटी बढ़ा देगा, यानी कि बैंक के पास पैसा ज्यादा बचेगा तो बैंक लोन ज्यादा से ज्यादा देगा। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग डिमांड जनरेट करेंगे, डिमांड जनरेट होगा तो सप्लाई जनरेट होगी, और सर्कल पूरा घूमता रहेगा। यानी कि जैसे वो चक्र होता है ना, घूमता रहता है साइकिल, तो इनका एक मॉनेटरी साइकिल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा बैंक के पास पैसा होगा तो इकोनॉमी में पैसा अपने आप आ जाएगा, तो बैंक के पास पैसा रखना चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं एसएलआर। अब एसएलआर का भी सेम इफेक्ट होगा। एसएलआर अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा या ऊपर जाएगा, कंट्रोल कंट्रोल। होगा। एसएलआर बढ़ा दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कमर्शियल बैंक पैसा ज्यादा लोन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, कम लोन दे नहीं पाएगा। दे पाएंगे। क्योंकि उसे अपना तो मिनिमम मेंटेन अपने पास करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी आपकी लोन देने की पावर क्या हो गई, कम हो गई। लोन देने की पावर कम तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा या कम, कम। लोगों के हाथ में पैसा कम तो मार्केट में पैसा कम, क्योंकि लोग डिमांड जनरेट करेंगे नहीं। ऑन द कंट्ररी, अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व हमारा घटा दिया जाए, यानी कि इसकी वैल्यू माइनस कर दी जाए, से 18 से 16% ला दिया जाए, तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा डिमांड ज्यादा हो जाएगी। डिमांड ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारा एसएलआर अभी करवाया गया है 18% पे, लास्ट टू लास्ट ईयर ये 22% पे था, तो सीधा 4% का इसके अंदर डाउन आया। वो डाउन लाने का मकसद ही ये था, क्या मकसद था, कि मार्केट में जो लोन इंक्रीज हो जाए। इस टाइम आप देखोगे तो हाउसिंग सेक्टर का जो लोन है आपका बहुत सस्ता हो गया है। हम चाहते हैं कि लोग अपने घर का जो रेनोवेशन का काम था या जिसको अपना घर बनाना था वो इस टाइम बना ले। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इतनी आपकी इन्फ्लेशन आई हुई है जिसका कोई हद नहीं। हर जगह जहां पर भी जाओ लोग घर बना रहे हैं, नया घर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्या रीजन है, लोन सस्ते हो गए। जितने जितने लोन सस्ते होंगे आपके, उतने उतने आपकी मार्केट में डिमांड रेज होगी। अब कंस्ट्रक्शन साइट आपका बूम पे है, ऑटोमोबाइल्स, लोगों को कार खरीदने के लिए लोन इजी करवा दिया जाएगा, यानी कि सस्ता लोन जितना मिलेगा आपको, लोग उतना ही डिमांड जनरेट करेंगे। जब कार लोन सस्ता था तो लोग भर भर के कार खरीदते हैं, जिसको कार लेनी हो वो सस्ता होने का वेट करता है लोन। जैसे ही लोन सस्ता हुआ ईएमआई पे कार ले ली बैंक लोन के थ्रू, तो जब कार ले ली तो मार्केट में कार वाली जो इंडस्ट्री है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ेगी ना, उसका इनकम इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ जाएगा। तो आज हमने दो तरह के रेट्स पढ़े हैं, एक है हमारे पास सीआरआर और एक है हमारे पास एसएलआर। क्या इन दोनों रेट्स को समझ में आया, इन दोनों रेट्स में कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। कोट रह गया है तो हम लोग बाकी जो कंसेप्ट है, यानी कि आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर? मैम ये पीडीएफ शेयर कर देना। वीडियोस किसके पास नहीं आई, जिन्होंने कल मांगी थी उनको तो मैंने शेयर कर दी। पीडीएफ सेंड कर देना। पीपीटी मैम। पीडीएफ मैम सेंड कर दूंगी। इंक अच्छा के ये साथ जो मैम, इंक है, ये इंक के साथ करूं या बिना इंक? इंक के साथ मैम। इंक के साथ में। चलो ठीक है जी, इंक के साथ मैं आपको कर दूंगी शेयर। और कुछ? मैम अगर कमर्शियल बैंक के पास किसी की लोन रिक्वेस्ट आती है, मतलब वो ज्यादा का लोन है, तो फिर वो आरबीआई से पूछ के देना पड़ता है उसको? बिल्कुल, ये कंसेप्ट भी आपका आएगा, अभी क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर आएगा आपका ये कंसेप्ट। और उसको मैम हम करेंगे जो अपने फिर लोन होता है वो अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी इशू होता है, तो मैम जो विजय माल्या ने